नमस्ते डॉक्टर। वंस नमस्ते। अगेन हम लोग आज हिंदी भाषा में इस कार्यक्रम को करेंगे क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिले। और आंखों की जो समस्या है वो बहुत बढ़ रही है और इसका क्या इलाज हो, इस विषय में लोगों को जागृति और एक शिक्षण देने की बहुत आवश्यकता है। तो पिछली बार हमने ग्लाउकोमा पे फोकस किया था। आज हम जो जनरल लोगों के एक डाउट्स है प्लस जो बीमारियां हैं जिनके लिए इतना अभी अवेयरनेस नहीं है, और कंप्यूटर का यूसेज बोलिए, बच्चों में स्क्रीन का यूसेज बोलिए, स्मार्टफोन का जो उपयोग हो रहा है बहुत ज्यादा, इससे क्या समस्याएं आ रही है और उसका निदान तो करेंगे ही, पर साथ में उसके ट्रीटमेंट कैसे हो सकती है, इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। सो डॉक्टर, आपके समय के लिए फिर एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। नमस्कार। आपने मुझे फिर मौका दिया आंखों के बारे में और आंखों की बीमारियों के बारे में बात करने का। जी, जी। बोलिए। हाँ। तो डॉक्टर, एक सबसे पसंदीदा प्रश्न मैं पूछूंगी जो कि बहुत कॉमन है। 40 वर्ष जी, के आयु के बाद जब लोगों को पढ़ने के लिए चश्मे की आवश्यकता पड़ती है तो एकदम बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है कि कल तक तो मैं पढ़ सकती थी, आज एकदम मुझे कोई अक्षर दिखने में या पढ़ने में एकदम ब्लर विजन हो रहा है, दिख नहीं पा रहा है। वो एक समस्या क्यों आती है? और दूसरा प्रश्न मेरा साथ उसमें जोड़कर है कि केवल पढ़ने के लिए चश्मे की आवश्यकता होती है और दूर की जो वस्तु देखनी होती है उसके लिए चश्मा नहीं लगता है। तो बहुत बार हमको जो डॉक्टर या चश्मे बनाने वाले होते, हमें प्रोग्रेसिव चश्मा बनाने की सलाह देते हैं, और वो बहुत लोगों को सूट नहीं होता है, हेडेक हो जाता है। तो ये सब क्या है और इसको हम कैसे समझें? जी। देखिए, हम लोग इस छोटे डायग्राम से, मॉडल से पहले समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी आंख काम किस तरह से करती है। तो हमारी आंख बिल्कुल कैमरे का काम करती है, फोटो तैयार करती है। हमारी आंख में सामने से लाइट पड़ती है। ये जो हमारी आंख में मोतियाबिंद होता है वो लेंस का काम करता है। ये हमारी आंख में सामने से जो भी लाइट पड़ती है उसको बराबर इधर पीछे रेटिना पे फोकस कर देता है। जब यहाँ फोकस होता है तो यहाँ एक बराबर फोटो बनती है। वो फोटो हमारे आंख में पीछे एक नस होती है, ये देखिए, ये एक नस होती है जो ये सारा सिग्नल दिमाग तक लेके जाती है और फिर हमें दिखाई देने लगता है। तो यहाँ पे फोटो सबसे अच्छी तैयार हो, इसलिए हम यहाँ पे सामने अलग अलग प्रोविजंस हम लोगों ने दिए हैं। अब जब ये जो लेंस होता है, ये लेंस नॉर्मली बिल्कुल सफेद, एकदम क्लियर, ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन जैसे हमारे बाल सफेद होते हैं, हमारे हाथ पांव में कमजोरी आती है, एजिंग होती है, तो हमारी आंखों में भी एजिंग होती है। तो ये जो लेंस होता है, ये लेंस, इसके बाजू में जो मसल्स होती हैं जो इसको पुल करती हैं, पुश करती हैं, जिससे इसका शेप चेंज होता है। क्योंकि अगर मैं आपकी तरफ देख रही हूँ तो मैं पास का काम कर रही हूँ, मैं एकदम बढ़िया देख सकती हूँ। मैं दूर देख रही हूँ तो मेरा फोकस चेंज हो जाता है। यानी अगर हम फिजिकल ऑप्टिक्स की बात करें तो वो सारी चीजें ये हमारा लेंस करके दे सकता है। लेकिन उम्र के साथ में इसकी ये जो कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे से कम हो जाती है, हमारा लेंस भी बूढ़ा होने लग जाता है। तो इसके लिए हमें सामने से कुछ आपको कवर देना पड़ता है, चश्मा देना पड़ता है। बिकॉज हम यहाँ पे नंबर नहीं लगाएंगे तो आपको फोकस इधर बनेगा ही नहीं, आपका फोकस सामने सामने बनता जाएगा। इसको प्रेसबायोपिया बोलते हैं, और ये नॉर्मली 40-45 इस हम्म। उम्र में होता है। हम्म। वो एक लिमिट ऐसी आएगी कि आप बगैर चश्मे के ऐसा लंबा लंबा पकड़ने लग हाँ जाते हैं, हाँ। क्योंकि पास देखने की जो कैपेसिटी है पढ़ नहीं पाते हैं। जाती है, आपको हम्म। ऐसा लंबा रखना पड़ता है। हम्म। तो इसे हम लोग प्रेसबायोपिया एकदम सादे शब्दों में बोलेंगे। अभी हम इसमें जब सामने चश्मे का करेक्शन देते हैं तो हम दो प्रकार से दे सकते हैं। एक होता है बाइफोकल लेंस, एक होता है प्रोग्रेसिव लेंस। बाइफोकल मतलब अगर ये मेरा चश्मा है तो उसमें एक सेगमेंट होता है, एक भाग होता है दूर के लिए, एक भाग होता है रीडिंग के लिए। शायद वो बाइफोकल है जी। तो ये जो रीडिंग सेगमेंट होता है वो नीचे के हिस्से में रहता है, ताकि आप अगर ऐसा पढ़ना चाहें तो हम्म। वहीं के वहीं आंख घुमा करके आप पढ़ सकते हैं। हम्म। बाइफोकल में सिर्फ दो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। एक, कुछ लोगों को वो कॉस्मेटिकली अच्छा नहीं लगता, उनको हम्म। लगता है कि ये ऊपर दिखा रहा है, अच्छा हम्म। नहीं लगता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो कॉस्मेटिकली अच्छा नहीं है। सेकंड, जो लोग ट्रैवल बहुत करते हैं
या जो लोग सीढ़ियां ऊपर नीचे बहुत करते हैं, तो उनको सीढ़ियां ऊपर नीचे दिखने लग जाती हैं, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम वो क्या करते हैं, जब सीढ़ी से उतरना है तो आंख हिलाते हैं, वो पूरा गर्दन नहीं हिलाते, क्योंकि वो सीढ़ी को नियर के चश्मा, जो पास का कांच है उसमें से देखने लग जाते हैं, तो वो ऊपर नीचे हो जाता है सारा। तो ये बाइफोकल के दो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, उसके अलावा बाइफोकल चश्मा आप आराम से पहन सकते हैं। इसके बाद में अभी प्रोग्रेसिव आए हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ज्यादा। प्रोग्रेसिव चश्मा जो होता है वो बिल्कुल प्लेन सादा ऐसा ही दिखता है, ये मेरा प्रोग्रेसिव चश्मा है। इसमें ऊपर जो हिस्सा होता है वो दूर की नजर के लिए है, बीच का जो हिस्सा है वो 2 से 4 फीट के लिए है, और सबसे नीचे का जो हिस्सा होता है वो रीडिंग के लिए होता है। इसलिए अगर ये चश्मा लगा करके मैं दूर कुछ देख रही हूँ तो मैं ऊपर के कांच से देखूंगी, मैं आपकी तरफ अगर देख रही हूँ या लैपटॉप पे कोई काम कर रही हूँ तो मैं बीच के हिस्से से देखूंगी, और साथ में अगर मुझे कुछ पढ़ना है या लिखना है तो मैं नीचे के हिस्से से देखूंगी। तो इसमें ट्रांजिशन बहुत अच्छा होता है, आपके नजर में प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आती। इस तरह के चश्मे को सूट होने में 10 से 15 दिन लग सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन एक बार ये आपको सूट हो जाए तो ये ट्रांजिशन बहुत अच्छा देता है, मतलब हर जगह पे फोकस हो जाता है। बाइफोकल वाला आदमी जब लैपटॉप पे काम करेगा तो वो ऐसे पास में आकर के ऐसे पढ़ेगा, क्योंकि उनको दिखेगा नहीं, क्योंकि उसमें इंटरमीडिएट कुछ नहीं होता, या तो दूर होता है या तो पास होता है। तो प्रोग्रेसिव नए चश्मे हैं, आप चाहें तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, सो डॉक्टर, जो हम प्रोग्रेसिव लेंस की अभी बात कर रहे हैं चश्मे की, तो मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मेरा जो विचार है वो गलत हो, कि क्या ये जो इतना इमीडिएट ट्रांजिशन हो रहा है पल पल, क्योंकि हम 1 मिनट में पता नहीं कितनी जगह में देख लेते हैं, तो क्या हम आंखों पर ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं प्रोग्रेसिव चश्मा बनाकर? नहीं, देखिए हमारी आंख एक ऐसा ऑर्गन है जो खुलते ही काम करने लग जाती है। आपने आंख खोली और आंख में फोटो बननी तैयार हो गई, आंख ने काम करना शुरू कर दिया। आप पास में देखिए या बीच में देखिए या दूर में देखिए, तो आंख तो काम ही कर रही है। यस, आप अगर एक्सटेंसिव नियर वर्क बोलेंगे तो वो कैसा है, हमारी आंखें पास के काम के लिए बनी हुई नहीं है, इसलिए हमको पास का नहीं दिखेगा। चश्मा लगाएंगे तो अच्छा दिखेगा, पर हम चश्मा लगा रहे हैं इसलिए हमारी आंखों को आदत हो रही है, या हमारी आंखें चश्मे के बगैर देख नहीं पाएंगी, या हमारा नंबर बढ़ता जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको आंखों को जरूरत है इसीलिए चश्मा यूज करेंगे, बस, और कुछ भी नहीं। ओके। और एक दूसरी बहुत बड़ी समस्या है, बच्चों में आजकल हम चश्मे का उपयोग बहुत ज्यादा देख रहे हैं। बहुत बचपन से बच्चों को बड़ी बड़ी मोटी मोटी ग्लासेस की चश्मा हम इस्तेमाल करते देख रहे हैं। ये क्या है और इसका कारण क्या है और इसका उपाय क्या है? जी, अगर मैं हिस्टोरिकली बोलूं तो ह्यूमंस जो हैं वो हंटर गैदरर थे, मतलब वो दूर का काम करते थे। हम पास के काम के लिए हमारी आंखें बनी नहीं है। जिस गति से टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है, हम उसको क्या कहना चाहिए, हमारे जीन्स में असिमिलेट नहीं कर पाएंगे, ह्यूमंस नहीं कर पाए। मे बी आगे और 1000 साल, 2000 साल, 4000, 10,000 साल अगर निकले तो ग्रेजुअली मे बी हम भी इवॉल्व कर जाएंगे, लेकिन आज की तारीख में नहीं। तो इसके कारण हमारी आंखों पे प्रेशर पड़ जाता है, सीधी सी बात है। सेकेंड, अगर हम फैमिली हिस्ट्री की बात करें तो अगर पेरेंट्स को अगर चश्मा है तो आपके बच्चों को चश्मा होने का चांस 50% से बढ़ जाता है, यानी 50% मोर क्या कहना चाहिए, रिस्क जनरल पॉपुलेशन के अगेंस्ट। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग पास का काम बहुत ज्यादा कर रहे हैं। बच्चे पिछले आई थिंक 50-60 सालों 80 सालों से या 100 साल से अब जो प्रॉपर इस तरह का जो पढ़ाई लिखाई और टेबल पे बैठ करके पढ़ना लिखना, स्कूलिंग, फॉर्मल एजुकेशन जो चालू है, उसके कारण आपका जो रीडिंग का काम है वो बहुत बढ़ गया है। रीडिंग आप 6-7 घंटे, 8 घंटे, 10-10 घंटे, कुछ बच्चे ट्यूशन जाते हैं और आप उसमें 2-3 घंटे ऐड कर लीजिए, तो हम पूरा टाइम पास का ही काम कर रहे हैं। हम घर में भी रहते हैं तो भी हम पास का ही काम कर रहे होते हैं, हम या तो कुछ पढ़ रहे हैं या टीवी देख रहे हैं या घर में किसी से बात कर रहे हैं, हम दूर की चीज पे नहीं कर रहे। दूर की चीज से मेरा मतलब है पतंग उड़ाना फॉर एग्जाम्पल, वो दूर की चीज होती है। हम हमारी आंखों को बिल्कुल रिलैक्स करके दूर का देख रहे होते हैं। तो हमारी आज की लाइफ में इस तरह का हम कोई काम नहीं कर रहे जिसमें हम दूर का कुछ देख रहे हो। थर्ड इंपॉर्टेंट इज
मोबाइल। बच्चों को पोस्ट कोविड बहुत ज्यादा एक्सेस मिला है मोबाइल्स का। पहले टीवी के लिए हम एटलीस्ट हम जब छोटे थे तो हमें बोलते थे टीवी पास से मत देखो, नंबर लगेगा। वो जरूरी था, वो सही भी था, लेकिन बिकॉज उनको स्क्रीन अभी ये और भी छोटी हो गई है, तो इसमें आपका नंबर और बढ़ रहा है। इसमें एक मैं चीज बताना चाहूंगी जिसे हम अकोमोडेशन कहते हैं। मतलब अगर मैं आपकी तरफ देख रही हूँ, आप दूर हैं, तो मेरी दोनों आंखें बिल्कुल सीधी हैं, लेकिन जब मैं मोबाइल पे काम कर रही हूँ तो मेरी दोनों आंखें सेंटर में आ रही हैं। ये फिजियोलॉजिकल नहीं है, मेरी आंख सीधी रहने के लिए बनी है, पास के इस तरह के काम के लिए नहीं बनी है। तो जब आप 8 से 10 घंटे आप बैठे बैठे ही काम कर रहे हैं, पास का ही काम कर रहे हैं, तो अकोमोडेशन इंड्यूस होता है। जितना अकोमोडेशन इंड्यूस होगा, आपका मायोपिया का रिस्क उतना ही बढ़ेगा। ये रिस्क है, हर आदमी को मायोपिया होगा या हर बच्चे को चश्मा लगेगा जरूरी नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। और अगर हम और भी एक रिस्क के ऊपर अगर मैं पॉइंट ऐड करना चाहूँ, तो बच्चों को पर से मोबाइल की जरूरत नहीं रहती। स्पेशली 5 या 7 साल से जो छोटे बच्चे हैं, उनको समझ में भी नहीं आता कि मोबाइल में क्या चल रहा है। उनको सिर्फ रंग बिरंगे कुछ वीडियोस हैं, कुछ गाने हैं, उतना समझ में आता है, उसके अलावा इन्हें कुछ भी नहीं दिखता। तो अगर बहुत जरूरी है, आपको स्क्रीन दिखाना ही पड़ रहा है, तो आप आईपैड प्रेफर कर सकते हैं, लैपटॉप कर सकते हैं, जो दूर रहता है, बड़ी स्क्रीन रहती है। और आजकल के जो टीवीज हैं वो वाईफाई एनेबल्ड हैं। आप मिररिंग कर सकते हैं, आप जो देख रहे हैं आप उसको टीवी के ऊपर रख दीजिए, सो दैट बच्चा दूर से उसको देखेगा। एंड स्कूल्स में हम लोग एडवाइस करते हैं कि बच्चों को आप ऑनलाइन होमवर्क मत दीजिए। आपको अगर बहुत जरूरी है देना, तो पेरेंट्स उस चीज को प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि रीडिंग आसान होती है। आप जब लैपटॉप पे काम कर रहे होते हैं तो आप अगेंस्ट लाइट पढ़ रहे होते हैं, भले ही आप उसका लाइट कितना भी इल्यूमिनेशन जो हम बोलेंगे आप कितना भी कम रखिए, आप बल्ब के अगेंस्ट पढ़ रहे हैं। वो अगेन हमारी ह्यूमन आंखें उसके लिए बनी हुई नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है बच्चों में मायोपिया बढ़ने का। एक चाइना का स्टडी है जो मैं कोट करना चाहूंगी, उसमें उन्होंने बताया है अप टू द ईयर 2050 वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एडोलेसेंट्स लेस देन 16 इयर्स ऑफ एज 50% बच्चों को चश्मे लगे होंगे तब तक, इन टिल द ईयर 2050। यानी 2050 बहुत दूर नहीं है, अभी 25 सालों में ही आ जाने वाला है। तो 25 सालों बाद में ही आधे बच्चे आपको चश्मे वाले ही मिलेंगे, एंड दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट, वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। डरावना भी है। अच्छा। जी बिल्कुल। और एक दूसरी समस्या जो लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है, जैसे हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि आंखों के नर्व्स आप देख पाते हैं और आप बता पाते हैं कि इनको डायबिटीज है नहीं है, किस स्टेज में है। तो इतना स्पष्ट परिणाम हमारे आंखों पर होता है डायबिटीज का। तो जो रेटिनोपैथी होती है, जो रेटिना पे उसका असर होता है, वो बहुत ही डेंजरस है। और कई लोगों का मैंने, कई नहीं पर कुछ लोगों का मैंने सुना है कि उनकी जो विजन है वो लॉस हो गई है डायबिटीज कंट्रोल ना होने के कारण। तो इसका थोड़ा संबंध समझाइए और इसकी इंटेंसिटी कितनी है वो भी समझाइए। देखिए, जब हम बात करते हैं आंखों की, तो डायबिटीज या हाइपरटेंशन या जो जिसको हाई बीपी हम बोलते हैं, ये ब्लड वेसल की बीमारियां हैं। मतलब माइक्रो एंजियोपैथी, माइक्रो यानी छोटी ब्लड वेसल की, एंजियोपैथी, एंजियोपैथी मतलब वेसल की बीमारी। तो ये जो हमारी आंखों के अंदर आप ये सब जो ब्लड वेसल देख रहे हैं, ये छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं। तो डायबिटीज में सामने कभी भी कमजोरी नहीं आती, इसलिए आपको सामने से कभी पता नहीं चलेगा कि तकलीफ है। हम जब दवाई डाल करके आधा पौन घंटा पेशेंट को डायलेट करते हैं, बिठाते हैं, तब हमें पीछे का रेटिना पूरा दिखाई देता है और तब हमें ये ब्लड वेसल दिखाई देते हैं। अब डायबिटीज में प्रॉब्लम ऐसा है कि आपको जो भी ब्लीडिंग या सूजन अगर होने वाली है, तो वो मेजॉरिटी पेशेंट्स को पेरिफेरी, मिड पेरिफेरी में शुरू होती है। मिड पेरिफेरी मतलब इधर। तो जब तक ये सेंटर पॉइंट अफेक्ट नहीं होता, तब तक पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि उनको डायबिटीज की कमजोरी होगी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि जो इनिशियल भाग है वो मिस हो जाता है। पेशेंट कभी जाते ही नहीं है चेकअप के लिए। अनफॉर्चुनेटली कभी कभी फिजिशियंस रेफर नहीं करते हैं, या अगर फिजिशियंस रेफर करते हैं तो पेशेंट्स नहीं जाते चेकअप के लिए। बराबर।
तो ये जो ब्लड वेसल्स बीमार हो जाते हैं, इसको हमें ट्रीटमेंट देना पड़ता है। अब डायबिटिक रेटिनोपैथी के अगर ग्रॉसली मैं आपको 5 भाग बताऊं, तो स्टेज 1 पे तो हम पेशेंट को सिर्फ कंट्रोल बताते हैं कि भैया आपकी डायबिटीज जो है उसको कंट्रोल करिए, धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं होता है तो हम स्टेज 2, 3, 4, 5 पे जब भी पेशेंट आता है तो हमको हमारी तरफ से इनको ट्रीटमेंट देना पड़ता है, वो एडेड ऑन हो जाता है। वो क्या सेकेंड होता है? इंपॉर्टेंट फैक्टर इज आपको लेजर की जरूरत पड़ सकती है, आपको इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है, आपको सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है। बेसिकली यहाँ पे जो ब्लीडिंग सूजन है हमको वही हटानी पड़ती है बार बार। आपकी शुगर अच्छे से कंट्रोल्ड है तो सूजन एक बार में आके चली जाती है, लेकिन आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है या आपको दूसरे रिस्क फैक्टर्स हैं तो यहाँ पे सूजन बार बार आती रहेगी, बार बार ब्लीडिंग होगी और हम उसको बार बार हटाते जाएंगे। सेकेंड महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपको यहाँ पे ब्लड वेसल में अगर कमजोरी आ रही है तो आदमी को या पेशेंट को शरीर में बाकी जगह भी तो सेम ब्लड वेसल है, तो यही चीज आपके शरीर में बाकी जगह भी शुरू होगी। यही बीमारी आपके ब्रेन में भी शुरू होगी, आपके हार्ट में भी शुरू होगी, आपके लिवर किडनी में भी शुरू होगी। तो ये फिजिशियन के लिए बायोमार्कर का काम करता है। मतलब इधर कमजोरी है तो आपके किडनी में भी कमजोरी है, तो फिजिशियन उतना टाइट कंट्रोल रखेंगे, उनको उनका इफेक्ट यहाँ पे दिख जाता है। वो कितना अच्छा, मतलब वो उनका जो ट्रीटमेंट है वो कितना कंट्रोल्ड है वो हमको इससे समझ जाता है। तो भले डायबिटीज के पेशेंट को तकलीफ हो ना हो, उन्होंने हर साल में एक बार रेटिना का चेकअप डेफिनेटली करवाना है, वो कभी भी मिस नहीं होने देना है, क्योंकि ये मेरी तरफ से ये पूरी तरीके से प्रिवेंटेबल डिजीज है। आप शुगर कंट्रोल रखिए, आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी ही नहीं होगी। आप शुगर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगी, इसलिए प्रिवेंटेबल है, ये पेशेंट के हाथ में। वो जितना अच्छा कंट्रोल रखेंगे, बीमारी का आना नहीं आना उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बहुत क्रुशियल है और बहुत एट द सेम टाइम हम डरा नहीं रहे हैं, पर हम एक अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहते हैं कि जो लोग बॉर्डर लाइन पे है, और डायबिटीज एक अनदर सब्जेक्ट है डिस्कशन का जो हमने ऑलरेडी किया है, और उसके अभी जो स्टैटिस्टिक्स है बहुत डेंजरस है। तो ये तो समस्या आने ही वाली है, तो इसके लिए प्रिकॉशन बहुत आवश्यक है, शुगर कंट्रोल रखना। अच्छा, अनदर प्रॉब्लम डॉक्टर जो आती है वो है एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन, जिसको हम बोलते हैं एएमडी। क्या ये सबके साथ हो सकती है बाय एंड लार्ज, या उसके भी लाइफस्टाइल से रिलेटेड? ऑब्वियसली वो डैमेज ज्यादा जल्दी होगा, परंतु ऐसा क्या, लेट से ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका शुगर कंट्रोल में है, बीपी कंट्रोल में है, फिजिकल एक्टिविटीज है, बैलेंस डाइट है, तो ऐसे व्यक्ति को ये एएमडी की समस्या आ सकती है? हाँ, तो किस एज में इसके लिए ध्यान रखना चाहिए? जी, अभी अगर हम एजिंग की बात करते हैं तो आंख एज एन ऑर्गन भी धीरे धीरे उम्र के साथ उसमें चेंजेस आते हैं। तो पहले हमने देखा था कि लेंस में चेंजेस आते हैं। अभी लेंस जहां फोकस करता है इमेज, जिसको हम मैक्यूला बोलते हैं, जो हमारी सेंटर की नजर के लिए जरूरी होता है, वहां पे उम्र के साथ कमजोरी आने लगती है। इसको एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजेनरेशन ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर इमेज मतलब यहाँ पे अगर कमजोरी अगर आने लगी है, तो भले ही सामने का आपका अपैरेटस बहुत अच्छा है, आपका लेंस बहुत अच्छा है, आपका चश्मा भी बहुत अच्छा है, आपकी फाइनल फोटो बहुत अच्छी नहीं बनती। इसलिए अगर फोटो अच्छी नहीं बनी है तो वैसी कमजोर फोटो आपके ब्रेन तक जाएगी और आपको कमजोर ही दिखेगा। लेकिन बिकॉज ये एज रिलेटेड होता है, इसलिए हमारा इसके ऊपर डायरेक्ट कोई कंट्रोल नहीं रहता। ये आपके शरीर के बाकी सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब आपका डाइट इतने साल कैसा था, आपने अच्छा खाया नहीं खाया, आपने वेल बैलेंस खाया या नहीं खाया, आपने एक्सरसाइज की या नहीं, आपको बाकी शरीर की कुछ बीमारियां हैं क्या, आपको कुछ स्पेशल दवाइयां लेते थे क्या आप, तो ये जनरल कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे हमारे फॉर एग्जाम्पल मैं दूं, बाल सफेद होते हैं, तो किसी किसी की 40 की उम्र में सफेद हो जाते हैं, किसी के 80 साल तक सफेद नहीं होते। तो ये एजिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो कुछ लोगों को 40 के एज में भी कैटरेक्ट हो जाता है, 40 की एज में रेटिना भी कमजोर हो जाता है, कुछ लोगों को 80 इयर्स की एज तक कुछ भी नहीं होता, ना उनका कैटरेक्ट होता है ना उनको रेटिना में कुछ कमजोरी आती है। तो यस, डेफिनेटली इसमें वेरिएशन बहुत होता है, लेकिन आपका डाइट इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, एंड एक्सरसाइज। सेकेंड, एरेट्स करके एक
एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क स्टडी थी, एज रिलेटेड आई डिजेनरेशन स्टडी, एरिड्स 1 और एरिड्स 2 करके। उसमें उन्होंने सप्लीमेंट्स के बारे में बताया है, जिन पेशेंट्स को वो बीमारी आती है, हो जाती है, उसके बाद में आप कुछ स्पेसिफिक सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। और दिस इज द ओनली प्लेस जहां पे आंखों की बीमारी में सप्लीमेंट काम करते हैं। बाकी आपको किसी चीज के लिए, आंखों के लिए सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती, किसी भी बीमारी के लिए। और हाँ जी, सप्लीमेंट्स लाइक सप्लीमेंट्स एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन हैं। आजकल बहुत बार लोग जैसे ओटीपी अगर हम बोले तो ओटीसी बोलते हैं, ओवर द काउंटर न्यूट्रास्यूटिकल। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन इस तरह के बहुत सारे क्या कहना चाहिए प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो मैं सिर्फ इतना बताऊंगी ऑडियंस को कि अगर आपको एज रिलेटेड डिजेनरेशन है तो ही आपके ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट या रेटिना सर्जन वो देंगे। उसके अलावा किसी भी प्रकार के आपको न्यूट्रास्यूटिकल लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अच्छा खाना खाइए और कुछ भी नहीं। और अगर यहाँ पे आपको ब्लीडिंग बढ़ जाती है या सूजन आ जाती है तो हम इसमें स्पेशल प्रकार के इंजेक्शन देते हैं, जिससे हम इसको धीरे धीरे से कम कर सकते हैं। हटा नहीं सकते क्योंकि ये एजिंग की कमजोरी है, आपकी उम्र बढ़ने वाली है तो ये बीमारी भी हमेशा रहेगी, जाएगी नहीं कभी भी। एक बहुत कॉमन समस्या है जो एक जिसको हम बोलते एक को हुई तो देर आर चांसेस ऑफ अदर पीपल गेटिंग इट वेरी इजीली, जिसको पिंक आई कहा जाता है, या हिंदी में उसको कहा जाता है आंखें आना बोलते आंखें हैं, आना, कंजंक्टिवाइटिस। हाँ जी, कंजक्टिव, बराबर। आंखें आना। तो आंखें आना ये बात अभी काफी कम हुई है कंपेरेटिवली जो पहले की मात्रा में, परंतु कुछ लोगों में अभी भी वो दिखाई देती है। तो और ये क्या सचमुच इतनी संसर्गजन्य है कि आप किसी की तरफ देख लो तो आपको भी हो जाएगी? जी, अब जब हम कंजंक्टिवाइटिस की बात करते हैं तो हमारी आंख में सामने ये जो सफेद हिस्सा होता है इसे हम कंजंक्टिवा बोलते हैं। तो जब कंजंक्टिवा में इंफेक्शन होता है तो उसे कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं, बिल्कुल सरल भाषा में। अब ये बहुत अलग अलग कारणों से हो सकता है, बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोअल। हम जो कॉमनली देखते हैं हमारी पॉपुलेशन में वो जनरली वायरल कंजंक्टिवाइटिस होता है। वायरल इन्फेक्शन जैसे मौसम में बदलाव आता है, गर्म से ठंडा हो जाता है, ठंडे से गर्म होता है, एकदम बारिश आ जाती है, एकदम सूख जाता है, तो वायरसेस बढ़ते हैं इसमें। वायरसेस क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि वायरस कभी भी मरते नहीं है, वो उस सरफेस के ऊपर हमेशा रहते हैं। तो जैसे हमें सर्दी खांसी होती है बार बार जब मौसम में फर्क आता है, तो सिमिलरली हमारी आंखें रिएक्ट करती हैं, तो इसको कंजंक्टिवाइटिस बोलेंगे। अब ये जो कंजंक्टिवाइटिस है ये देखने से कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरी आंख में अगर कोई वायरस है तो वो आपकी आंख में ऐसे जंप नहीं करेगा कभी भी। हमको अगर इसका स्प्रेड बचाना है तो हम एक इंपॉर्टेंट चीज है, फोमाइट बॉर्न इन्फेक्शन हटाने होते हैं। फोमाइट बॉर्न मतलब अगर एक पेशेंट है जिसको इन्फेक्शन है, मैंने उसको हाथ लगाया और वही हाथ मैंने किसी और को लगा दिया तो उनको इन्फेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट ट्रांसफर कर रही हूं मैं। दूसरा होता है मैंने इनको हाथ लगाया, मैंने मशीन को या बाकी जगहों को हाथ लगा दिया, कोई तीसरा आदमी आया उसने इस जगह को हाथ लगाया और अपने आंख को हाथ लगा लिया, तो वायरस वहां से उनकी आंख में जाता है। अगेन बिकॉज वायरस कभी मरते नहीं है, वायरस सरफेस पे हमेशा जिंदा रहते हैं, इसलिए इस तरह से स्प्रेड होता है। इसलिए जनरली जिन बच्चों को कंजंक्टिवाइटिस होता है उनको हम अलग बिठा देते हैं या स्कूल में अलग टेबल कुर्सी देते हैं, नॉट बिकॉज बच्चे को बहुत ज्यादा तकलीफ है, बट बिकॉज वो हाईली जी वो इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है, क्योंकि एक बार इन्फेक्शन हो जाए तो उसे कभी कभी 7 से 10 दिन भी लगते हैं ठीक होने में। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। हाँ जी। और हाँ, तो उसके कारण कंजंक्टिवाइटिस के कारण पर से आपकी आंख के अंदर बहुत विशेष कमजोरी जनरली नहीं होती, ये धीरे धीरे अपने आप 7 से 10 दिन में ठीक हो सकती है। अच्छा, तो ये जरूरी नहीं है कि कोई डेंजरस डैमेज करेगा, ये एक इन्फेक्शन है जो दवाई के साथ कम हो जाएगा, चला भी जाएगा। ओके, कम हो सकता है, ओके, बिल्कुल। ओके, ओके। अब हम आते हैं एक जो जगत विख्यात समस्या है क्योंकि बहुत सारे लोगों को, आपने तो पहला बात तो मुझे बहुत बड़ी बताई कि हमारी आंखें पास का काम करने के लिए बनी ही नहीं है, तो तो जिसमें बहुत सारी चीजें आती है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात अभी आ रही है कंप्यूटर का उपयोग, और कंप्यूटर का उपयोग तो अभी हर एक, और स्मार्टफोन का उपयोग।
तो अभी तो ये जी मतलब हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। तो बराबर। बच्चों का, बड़ों का, बुजुर्गों का, सभी लोग इसके शिकार हो चुके हैं। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हम हर बार जब जाते हैं, जब कोई डिस्कम्फर्ट होता है तो ड्राई आई हो गई है बोलते हैं, और इसलिए आपको कुछ लुब्रिकेंट डालने की आवश्यकता है, कुछ आई ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, और एक थोड़े दिन में ठीक लगता है, हम फिर से हमारी स्क्रीन के साथ चिपक जाते हैं। तो जी इसका इसको कैसे अवॉइड किया जाए, क्योंकि अभी हम स्मार्टफोन और कंप्यूटर से तो दूर नहीं रह सकते, तो अब हम इसको कैसे अवॉइड करें? बराबर। जी देखिए, अभी हमारी आंख में जो आंसू बनते हैं वो क्या कहना चाहिए, ल्यूब्रिकेशन का काम करते हैं। हम्म। मतलब मान लीजिए मेरी उंगली है, हम्म। मेरी उंगली ऊपर नीचे आराम से हो सकती है, मुझे कोई फ्रिक्शन पहचान में नहीं आता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पेशल फ्लूइड है है। जो मेरे हाथ को, मेरे चला रहे हैं। हड्डियों को फ्रिक्शन नहीं होने देता। तो सिमिलरली यहाँ पे हमारी पलक जितनी बार बंद चालू होती है, हम पलक झपकते हैं, हम्म। उतनी बार हमको पलक कभी पहचान में नहीं आती। हम्म। क्यों पहचान में नहीं आती? क्योंकि हम्म। यहाँ पे एक लेयर फ्लूइड है, है। वो ल्यूब्रिकेशन का काम करती है, फ्लूइड है, वो फ्लूइड स्मूथ मूवमेंट कर देती है। हम्म। अब ये जो लेयर है, या तो जो ड्राई आई के पेशेंट्स होते हैं, या तो उसमें बननी कम होती है, या फिर अगर बन रही है तो वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाती है। ये दो इंपॉर्टेंट कारण होते हैं। अब हम जो स्क्रीन एक्सपोजर की बात करते हैं, उसमें आपकी आंखों में जो भी आंसू की लेयर बन रही है वो जल्दी इवेपोरेट हो रही है, और उसके 5-6 बहुत कॉमन कारण है। एक, हम जब किताब पढ़ रहे होते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया, हम ऊपर से लाइट आती है, हमको किताब में से लाइट कभी नहीं आती। हम ऊपर से लाइट आती है, हम आराम से बैठ करके पढ़ सकते हैं और लंबा हाथ रख करके पढ़ सकते हैं। हमारी आंखें 1 मिनट में 15 से 16 बार झपकती हैं, जो नॉर्मल रेट किताब पढ़ते समय हमेशा रहता है। लेकिन जब मैं स्क्रीन की तरफ देख रही होती हूँ, या मूवी देख रही हूँ, या कुछ भी वीडियो या ऐसा कुछ भी अगर मैं स्क्रीन पे देख रही हूँ, तो मेरी आंखें पूरा टाइम काम कर रही हैं, मेरी आंखें पूरा टाइम कुछ ना कुछ पढ़ रही हैं, कुछ ना कुछ देख रही हैं, और ये अगेंस्ट लाइट रहता है। तो इसमें हमारी आंखों का इवेपोरेशन बढ़ने लग जाता है। ये पहला कारण रहता है। दूसरा, बिकॉज हम कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं, इसलिए हमारी आंखें पलक नहीं झपकती। आपका जो ब्लिंकिंग रेट होता है वो 4 से 6 भी हो सकता है, बिकॉज आप कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। तो ये सेकेंड कारण। थर्ड, लैपटॉप हमेशा आपके आंख के लेवल के नीचे होना चाहिए, ताकि सरफेस एरिया जो आंख का है जो खुला रहेगा वो कम हो जाएगा। इससे भी इवेपोरेशन रेट बहुत कम हो जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है जिससे क्या कहना चाहिए, ड्राई आई हम लोग बहुत बहुत कॉमनली देख रहे हैं। आपकी स्क्रीन में से ऐसे कोई रेडिएशंस नहीं रहते जिससे आपकी आंख खराब हो जाए। ब्लू लाइट डेफिनेटली रहती है, जो स्पेशली जो एलईडी ड्रिवन जो गैजेट्स होते हैं उसमें ब्लू लाइट निकलती है। लेकिन ये जो ब्लू लाइट है उसका मायोपिया पे कोई इफेक्ट या आपके रेटिना पे कोई इफेक्ट आज तक प्रूव नहीं हुआ है। ब्लू लाइट का इफेक्ट आपके सिरकाडियन रिदम, मतलब जो आपके सोने की जो साइकिल होती है कि सुबह आप जगते हैं, रात में आप सोते हैं, ये जो सिरकाडियन रिदम होता है उसको अफेक्ट करती है। क्योंकि आपको नींद नहीं आ रही, आप मोबाइल पे देख रहे हैं, मोबाइल से ब्लू लाइट आती है, आपको फिर वो कैसा है, ब्रेन को बार बार स्टिमुलस जाता है कि अभी तो दिन है, ये रात नहीं है, आपको जगे रहना है। तो ब्रेन जगा है, आप जगे हो, आप फिर मोबाइल का वापर करते हो, और फिर वो ब्रेन के सिग्नल जाता है, फिर आप जगे रहते हो। तो ये साइकिल हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाती है ब्रेक करना, स्पेशली जो लोग ओवरनाइट यूज करते हैं, या जो लोग ओवरसीज मार्केट में डील करते हैं, या जो लोग सोशल मीडिया पे सर्फ करते हैं। तो हमारा उनका रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप उसको लिमिटेड रखिए, क्योंकि एक बार वो साइकिल जब बन जाती है तो उसको ब्रेक करना बड़ा कठिन हो जाता है। तो ये कुछ कॉमन 4-5 कारण है जिससे आपकी आंखें सूखी होने लग जाती हैं। तो सूखी होने के कारण क्या होता है, भले आपकी पलक का मूवमेंट चल रहा है, लेकिन अभी बिकॉज अंदर फ्लूइड कुछ नहीं है, इसलिए पलक घिसती है आपकी, और जितना घिसती है आपको लगता है कि कुछ तो है, कचरा है जो तकलीफ दे रहा है। फॉरेन बॉडी सेंसेशन इज द फर्स्ट कंप्लेंट जो सब लोग बताते हैं ड्राई आई के पेशेंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट इज, स्पेशली जो लोग बहुत टाइम स्क्रीन पे रहते हैं, वो बोलते हैं मैडम शाम को ऑफिस आने के बाद में ऐसा लगता है कि अभी से आंख बंद करके बैठ जाए और दूसरा कुछ भी काम ना करें, बस बंद करके बैठे। बंद करके क्यों बैठे? क्योंकि फ्रिक्शन कुछ नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा तो आपको कंफर्टेबल लगेगा। जी। एंड इसके साथ में देर इज अनदर रीजन कि आप जहां
लैपटॉप पे काम करते हैं जनरली वो ऑफिसेज एयर कंडीशनड होते हैं, तो एसी भी आपकी आंख में हाँ ड्राइनेस बढ़ाता है, दैट इज हाँ अनदर फैक्टर डायरेक्टली बिल्कुल। रिलेटेड, बट यस बिकॉज आपका इक्विपमेंट खराब हो जाएगा अगर आप कूलर में बैठेंगे हाँ तो एसी भी ड्राइनेस बढ़ाती है, बिकॉज एसी आपकी तरफ सूखी हवा फेंक रही है, इसीलिए। एसी से तो जी बाकी की भी प्रॉब्लम है, स्किन ड्राई होना, हाँ, ये भी प्रॉब्लम क्योंकि फेस एसी लोग कर रहे डिहाइड्रेट हैं। करती हाँ। है आपको, बराबर। हम्म। एक रूल है डॉक्टर, जिसको कहा जाता है 20-20-20, जो कि मेंटेन डिजिटल वर्ल्ड के लिए खास करके इसका इंट्रोडक्शन हुआ है। कितना उपयोगी है, और उसके अलावा कुछ और है? जी 20-20-20 हम 3 पैरामीटर्स की बात कर रहे होते हैं, यानी अगर मैं थ्योरेटिकली बताऊं, फॉर एवरी 20 मिनट्स ऑफ स्क्रीन यूज, एनी स्क्रीन यूज, आपने 20 फीट अवे देखना है, यानी 20 फीट दूर अगर कोई चीज है उसकी तरफ देखना है। यानी ऐसा नहीं कि मोबाइल पे लैपटॉप पे काम खत्म हुआ और मैं यहाँ पे फाइल पे काम करने लग गई, वो नहीं कर सकते आप। 20 मिनट्स ऑफ स्क्रीन यूज फॉलोड बाय 20 फीट अवे, जो आपका डिस्टेंस है, टारगेट है, उसके ऊपर देखेंगे फॉर 20 सेकेंड्स। सेकेंड्स। फॉर 20 सेकेंड्स यानी मैं पेशेंट्स को जनरली बोलती हूँ कि आप उठ करके आप कुछ, आप बाथरूम ब्रेक ले लीजिए, या किसी कलीग के पास जाके बात करके आ जाइए, या फाइल आपको इधर उधर लेके जानी है आप वो काम कर लीजिए, कुछ भी और काम करिए, लेकिन टेबल से उठिए। टेबल से उठेंगे तो आप अपने आप डिस्टेंस टारगेट दे देंगे। ये बहुत बार पॉसिबल नहीं होता, लेकिन हम जितना एक पुश हम कर सकें उतना बेहतर। सेकेंड इज, हम पेशेंट्स को बोलते हैं आप जितनी बार एंटर ये बटन दबाते हैं आप ब्लिंक करिए, धीरे धीरे आपको उसकी आदत हो जाती है, इसको कंडीशनड रिफ्लेक्स बोलते हैं। सेकेंड, थर्ड, जैसे मैंने आपको बताया था कि लैपटॉप आंखों के लेवल के नीचे होना चाहिए, आंखों के ऊपर नहीं होना चाहिए, बिकॉज आपकी सरफेस एरिया उतना बढ़ जाएगा। फोर्थ, आप अगर एसी में काम करते हैं तो एसी के वेंट के नीचे डायरेक्टली मत बैठिए, थोड़ा सा आप बाजू में लेफ्ट राइट होकर के बैठ जाएंगे। आप अगर गाड़ी चलाते हैं तो एसी का वेंट अगेन अपनी तरफ मत रखिए, एम्बियंट कूलिंग की तरफ हम ज्यादा ध्यान देंगे। इसके अलावा कुछ एडेड फैक्टर्स होते हैं। वन इज मेनोपॉज, फीमेल्स में मेनोपॉज, बिकॉज ईस्ट्रोजन जो फीमेल सेक्स हार्मोन है वो हमारी आंखों में पानी बनने का क्या कहना चाहिए, बनाने में काम आता है। तो अगर ईस्ट्रोजन कम हो गया है तो फिजियोलॉजिकली भी आपकी आंख में पानी बनना कम हो रहा है, और आप जितना स्क्रीन यूज कर रहे हैं उससे आप वो चीज और बढ़ा रहे हैं, ड्राइनेस और बढ़ा रहे हैं। दैट इज थर्ड। इसके अलावा हमारे आजू बाजू में पोल्यूशन बहुत है, माइक्रो पोल्यूटेंट्स बहुत हैं, हमको दिखाई नहीं देते हैं डायरेक्टली, लेकिन पोल्यूशन हर जगह है। एयर पोल्यूशन का डायरेक्ट लिंक ड्राई आई से भी है। इसके अलावा लास्ट इज, इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल कंट्री है, स्पेशली अगर हम महाराष्ट्र में हैं तो महाराष्ट्र ट्रॉपिकल है, हॉट एंड ड्राई एनवायरमेंट। तो आपका एनवायरमेंट जो है वो भी आपके ड्राइनेस के ऊपर कुछ ना कुछ बेयरिंग उसका हमेशा रहेगा। तो ये तो कुछ फैक्टर्स हैं जिसमें आप, एक लैपटॉप का यूज है जिसको आप थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, बाकी आपके एनवायरमेंट पे या आपके क्या कहना चाहिए एज के ऊपर या पोल्यूशन के ऊपर, इसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो आपका सिर्फ स्क्रीन यूज है जिसको हम 20-20-20 रूल बताते हैं, वो आप जितना फॉलो कर सकेंगे आपके क्या कहना चाहिए बीमारी उतनी कम सिवियरिटी की रहेगी। सेकेंड, ड्राइनेस कोई ऐसा इन्फेक्शन नहीं है कि मैं उसको दवाई दे के ठीक कर दूंगी, ये लाइफस्टाइल डिजीज है, आपकी लाइफस्टाइल चेंज कर दीजिए ड्राइनेस चला जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। ओके। तो ये बीमारी हमेशा रहेगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर वो डेफिनेटली अफेक्ट करेगा थोड़ा सा, बाकी आपकी विजन पे डायरेक्टली बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव एरर्स की, जो कि एक गंभीर समस्या में आता है, और ये जो अब तक हम बात कर रहे थे ये तो लाइफस्टाइल से रिलेटेड है या कॉमन प्रॉब्लम है, पर ये रिफ्रैक्टिव एरर्स जो होती है जिसमें विजन की अलग से बन जाती है या ना बनती है, तो इसके बारे में थोड़ा समझाइए। देखिए, रिफ्रैक्टिव एरर मतलब, अब ये जो मैं आपको मॉडल दिखा रही हूँ ये आइडियल आई होती है। आइडियल आई मतलब बराबर आप किसी भी एंगल से उसके ऊपर आप लाइट डालिए, वो बराबर सेंटर में फोकस करके देगी और एकदम 100% क्लियर इमेज बनेगी। तो ये जो आइडियल मॉडल होता है उसको हम लोग इमेट्रोपिया बोलते हैं, यानी इसमें पेशेंट को कुछ भी चश्मे की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन फिजियोलॉजिकली या पैथोलॉजिकली अगर आपकी आंख का साइज
या शेप, इसमें अगर फर्क है तो आपकी आंखों में नंबर डेफिनेटली लगेगा। अब नंबर दो प्रकार के लग सकते हैं, या तो माइनस नंबर या प्लस नंबर। तो माइनस नंबर मतलब आपकी आंख नॉर्मल से ज्यादा बड़ी है, इसलिए आपको माइनस नंबर लगाना पड़ता है, जब पेशेंट को दिखाई देगा इन्हें क्लैरिटी में दिखेगा। प्लस नंबर में या हाइपरोपिया में आपकी आंख नॉर्मल से थोड़ी छोटी है, तो इसके कारण आपकी आंख में जो फोकस बन रहा है उसमें हमको प्लस नंबर या कॉन्वेक्स ग्लास देना पड़ेगा, जिससे बराबर यहाँ पे वो फोकस करके देगा। तो रिफ्रैक्टिव एरर दो प्रकार के, मायोपिया और हाइपरोपिया। इसके अलावा एक थर्ड होता है जिसे हम लोग एस्टिग्मेटिज्म या सिलेंडर नंबर आपने सुना होगा। सिलेंडर नंबर में आपकी आंख जो प्रॉपर गोल है, गोल ना होकर के किसी पॉइंट पे वो थोड़ी सी कोनिकल हो जाती है, वो बहुत ही सटल रहता है, या जो टॉर्शन हो जाता है, आपने टॉर्शन सुना होगा ना, ये उंगली सीधी है और ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। तो ये जो टॉर्शन होता है, वो टॉर्शन में हम सिलेंडर नंबर देते हैं, जिससे आपकी आंख में जो फैला हुआ इमेज अगर बन रहा है तो वो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट आपको बराबर दिखाई देगा। तो ये तीन प्रकार होते हैं। तो इसका सबसे इजी और सबसे कॉमन ट्रीटमेंट इज चश्मा। आप चश्मा लगाइए और आपको बहुत ही क्लियर दिखेगा। इसके अलावा कुछ लोग हैं जो चश्मा नहीं पहनना चाहते, तो आप या तो कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज कर सकते हैं, या फिर उसकी स्पेसिफिक कुछ सर्जरीज होती हैं, आप वो सर्जरी करके चश्मे का नंबर हटा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही सेंसिटिव मैटर वंस अगेन, ब्लाइंडनेस, जो एक बहुत बड़ी समस्या है और ऐसे व्यक्तियों को अपना रोजमर्रा का जीवन भी व्यतीत करना एक अलग ही चुनौती होती है। तो ब्लाइंडनेस क्यों आती है, कुछ लोगों में क्यों आती है, और दूसरा क्या ये रिवर्सिबल है, क्या आंखों की विजन आ सकती है? जी, ब्लाइंडनेस के कारण बहुत सारे होते हैं। अगर मैं ग्रॉसली बताऊं तो ब्लाइंडनेस आपको या तो सामने की जो काली पुतली है वो सफेद हो गई है या खराब हो गई है उसके कारण आ सकती है, या फिर ये जो पीछे आपका रेटिना और ऑप्टिक नर्व जो है, अगर ये खराब होती है तो भी ब्लाइंडनेस आ सकती है। अगर कोई बीमारी है जो कॉर्निया को अफेक्ट करती है तो हम उसको कॉर्निया ट्रांसप्लांट, मतलब जो लोग मरने के बाद आंखें दान करके जाते हैं उनका कॉर्निया उठा करके हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ये स्पेसिफिक बीमारियों के लिए यूज होता है और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। यानी अगर मैं आपको बताऊं तो किसी भी आदमी ने अगर एक आंख डोनेट की है तो हम टेक्निकली वो 2 लोगों में वापर सकते हैं। यानी आप एक आंख दान करते हैं तो 2 लोगों को दिखता है, यानी अगर एक आदमी मर रहा है तो 4 लोगों को नजर दे सकता है। जी, जो बीमारियां पीछे के हिस्से में है, जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी है, या एज रिलेटेड डिजेनरेशन है, या ग्लूकोमा है, या कुछ ब्रेन की बीमारियां हैं जिसमें पीछे का हिस्सा कमजोर होता है, इसको कोई एक्सचेंज नहीं कर सकते हम, इसको हम ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। बराबर, ट्रांसप्लांट में सिर्फ सामने का हिस्सा बदला जाता है, ट्रांसप्लांट में पीछे का हिस्सा नहीं बदला जाता। तो अनफॉर्चुनेटली इसमें हम कोई ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। कुछ पेशेंट्स में हम लो विजुअल एड्स देते हैं। लो विजुअल एड्स मतलब मैग्नीफायर्स होते हैं, अलग अलग तरह के प्रिज्म्स होते हैं, जिससे आप जो चीज देख रहे हैं वो थोड़ी मैग्नीफाई होकर के दिख सकती है। तो वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो आप किसी भी अच्छे ऑप्टोमेट्रिस्ट या ऑप्टिशियन के पास ट्रायल ले सकते हैं। उसमें अगर इंप्रूवमेंट है तो आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती उसमें। आई थिंक मेरे प्रश्न तो अभी समाप्त हो गए हैं। विषय बहुत गंभीर है, बहुत हम इस पे बात कर सकते हैं, पर आज के लिए इतना ही। और थैंक यू सो मच। जी, मोस्ट वेलकम, द प्लेजर इज माइन। बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू।